स्वागत है मेरे चैनल स्टडी सर में। मैं आपका गुरुजी एक नए टॉपिक के साथ धीरे धीरे मैं कक्षा 9 से लेकर के आगे तक स्टैंडर्ड को बढ़ाना शुरू करूँगा। लेकिन मैंने अभी रदरफोर्ड के कुछ सिद्धांत के बारे में आपको, उसके कुछ जो आंकिक गणनाएँ होती हैं कुछ, उसके बारे में मैं आपको इनको सॉल्व करके बताता हूँ। और ये बहुत सिंपल होता है यार, ज़रूरत भी है कि जिन बच्चों को समझ में आएगा तो इसे आगे करेंगे। जैसा कि अब यहाँ मेरे इसमें देख रहे होंगे कि ये जो लिखा हुआ है इसमें, इस टॉपिक में आप ध्यान देंगे कि किसी परमाणु का क्रमांक 13 और परमाणु भार 27 है तो तत्व की संयोजकता और उसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। तो जब इसे हम सोल्व करेंगे, हल करना, तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, जो तत्व है उसको हम x, y, z कुछ भी जो मान सकते हैं। माना हमने x है और इसका क्रमांक 13 है। अब वैसे तो अगर हम देखा जाए रूप में कि 13 पे अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं, है, हे, ली, बे, के, ने, ऑफ है, यानी ने, ना, मग, अल का मतलब है कि जो एल्यूमिनियम है वो 13 नंबर पर है। ये हमारा क्लियर हो जाता है अगर हम चाहें तो। अगर उस पहाड़े को माने में अगर ना करें तो 13 हमारा क्लियर हो जाता है कि वो एल्यूमिनियम है। इसके अनुसार इसका भार कह रहा है कि वो 27 है, यानी भार ऊपर लिखा जाता है, इसका मतलब इसका जो भार है वो 27 है। तत्व की संयोजकता और उसमें नाभिक न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। यानी सबसे पहले तो इस तत्व की संयोजकता पूछ रहा है, और संयोजकता को मैंने बताया कि जो बाह्य कक्षों में स्थायी इलेक्ट्रॉनों की स्थिति को प्राप्त करने के लिए परमाणु में जितने बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे उनके आने जाने से, उनके आदान प्रदान से ही वह परमाणु स्थायित्व अणु से संयोग करता है, एक अणु बनाता है दूसरे परमाणु संयोग करके। और वो जो जितने उसके इलेक्ट्रॉन संयोग होते हैं उसकी संयुक्ता होती है। तो हम पहले इसका, इस परमाणु का जो कि है उसके इलेक्ट्रॉनों की, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, जैसे हम ही कहते हैं इलेक्ट्रॉन, वो 13 है। और 13 का अगर हम के, एल और एम में व्यक्त करते हैं तो 2, 8 और 3 है। इसका मतलब बाह्य कोश जो है वो तीसरा है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला। अब यही इसकी संयोजकता है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इसकी संयोजकता 3 है, क्योंकि ये इन्हीं लास्ट वाले उपस्थित कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉनों को ही संयोग करेंगे, या तो ये देंगे या ये लेंगे। इस स्थिति में हमें कोई मान नहीं रखता, लेकिन हम इसकी कहेंगे संयोजकता बराबर इसकी 3 है। अब यहाँ आता है कि इसमें नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या। हमें पता है कि इसका परमाणु भार बराबर 27 है, जिसे हम ए से व्यक्त करते हैं, यानी ए बराबर 27। और हमें पता है कि न्यूट्रॉन बराबर होता है ए में से अगर हम प्रोटॉन घटा दें, और प्रोटॉनों की संख्या आप जानते हो कि ई बराबर पी बराबर जेड। हम देख रहे हैं कि दोनों ही चीज़ 13 हैं, तो हम निकाल सकते हैं कि 27 माइनस 13 बराबर जो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल कर आएगी, एन बराबर आएगी 7 में से 3 गया तो 4 और 2 में से 1 गया तो 1, 14 इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या है। ये दोनों हमारे आंसर हैं। परमाणु की संयोजकता 3 हो गई। अगर ये धनात्मक ऋणात्मक पूछता है तो उसके आधार पर भी हम व्यक्त करते हैं। लेकिन जितना प्रश्न में पूछा जाता है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 13 है, परमाणु भार 27 है, उसमें तत्व की संयोजकता जो कि ये बताई गई है, ये निकल के आती है। संयोजकता का मतलब ही होता है कि अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु के संयोजन में भागीदारी होती है उन इलेक्ट्रॉनों की, उसी को इलेक्ट्रॉनों, उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। न्यूट्रॉनों का हम पहले एक सूत्र में बता चुका हूँ कि जब हम किसी में न्यूट्रॉन ज्ञात करने होते हैं तो उसके टोटल भार में से प्रोटॉनों की संख्या घटा देते हैं, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों के बराबर होती है और इलेक्ट्रॉन ही परमाणु का क्रमांक होता है। तो ये आंसर हमारा आता है कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है। दूसरे प्रश्न पर हम ध्यान देते हैं कि Mg+2 यानी M धना N2 है और ऑक्सीजन ऋण N2, इन आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। प्रत्येक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं इसका जब हल करता हूँ तो ये समझना कि जहाँ Mg धना N2 यानी इसकी धन 2 हैं, और यहाँ ऑक्सीजन ऋण N2 यानी इस पे ऑक्सीजन के ऋण 2 हैं। इस आधार पर अगर हम इसका हल करते हैं तो ये समझिए
कि मैंने बताया था कि किसी भी परमाणु में धनायन कब होता है, बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को जब आदान प्रदान यानी लेने और देने से जब किसी परमाणु के बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो धनायन होगा, और लिए जाते हैं तो ऋणायन होगा। तो इसका मतलब क्या, अगर हम सामान्य या उदासीन अवस्था में Mg को देखते हैं तो Mg का टोटल 12 है। यहाँ से स्थिति क्या है, इस पर जब Mg+2 हो गया तो इसका मतलब यहाँ की इलेक्ट्रॉन 2 इसने त्याग दिए, इसका परमाणु क्रमांक कितना रह गया, जो कि 2 होगा। इसका अगर हम इसे व्यक्त करते हैं तो 2 8 2 होगा, और यहाँ आने के बाद इसका जो होगा 2 और 8 यानी स्थायी स्थिति में आ गया, इसलिए धनायन 2 हो जाता है। ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो ऑक्सीजन नॉर्मल उदासीन अवस्था में होता है 8। इस अवस्था में कब पहुँचेगा, जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे तो 8 और 2 10 हो गए। ये पहली स्थिति में जब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं 2 और 6 होगा, और यहाँ जैसे ही 2 और इसमें आ जाते हैं क्योंकि -2 गया तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 और 8 होगा। यहाँ जो सवाल में पूछा गया है कि आयनों में इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए, प्रत्येक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब यहाँ बात आती है कि यहाँ ये पूछा जा रहा है इस आधार पर कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास जब किया गया तो धनायन हो गए। अब यहाँ जो बढ़ कर के जो आए हैं, यानी इस तरह से Mg धनायन में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, Mg धनायन 2। क्यों, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। और ऑक्सीजन की मैं बात करता हूँ तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई, तो यहाँ ऑक्सीजन ऋणायन 2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि यहाँ 2 की वृद्धि होगी, यहाँ 2 की कमी हो गई। ये आप यहाँ से आप व्यक्त देख रहे होंगे कि यहाँ 12 थे और यहाँ भी 10 हो गए, यहाँ 10 से 12 हो गए। ये आप इस चीज़ को हम ध्यान देने की कोशिश है कि जब कोई भी परमाणु है धनायन होगा तो उसमें से हमेशा इलेक्ट्रॉनों का त्याग होगा। क्या होगा, त्याग होगा, यानी निकलेंगे। तो यहाँ 12 में से 2 निकल गए, क्योंकि धनायन जब भी चढ़ेगा धनी तभी होगा जब उस पर इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता, तो 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। उसके बाद इनका हम वितरण करते हैं तो 2 और 8। ऑक्सीजन का जो मैंने बताया कि ऑक्सीजन का नॉर्मल उदासीन अवस्था में 8 होता है इलेक्ट्रॉन विन्यास, उसको 2 और 6 में तोड़ते हैं, K में 2 L में 6, जैसे यहाँ K में 2 L में 8 और M में 3। उसके बाद K और L ये यहाँ टूट जाते हैं L में, तो 2 और 8 रह जाएंगे। इस स्थिति में जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ग्रहण का मतलब है कर्जदार होना, ऋण, तो इस पर ऋण 2 ले लिए, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा वो 2 8 होगा, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके पास 10 हो जाती है। तो इस आंसर में जो पूछा गया है, इस प्रश्न की जो व्याख्या है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि Mg+2 और ऑक्सीजन -2 में आयनों के इलेक्ट्रॉन का विन्यास लिखिए, जो कि मैंने बताया ये है। उसके आधार पर इस आयनों में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो जो Mg धनायन है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, ये बता सकते हैं, और ऑक्सीजन ऋणायन में भी 10 इलेक्ट्रॉन है। ये हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को आप देख रहे होंगे। इस प्रश्न पर हम ध्यान देते हैं कि निम्नलिखित आयनों में इलेक्ट्रॉन विन्यास कीजिए, जो K धनायन है, Cl ऋणायन है, कैल्शियम धनायन 2 है, एल्यूमिनियम धनायन 3 है और ब्रोमीन -1 है। पहले तो हम सिंपली बात देखते हैं कि यहाँ ये पूरे तरह से हम हमारे यही जो धनायन है बता देता है कि भाई इसमें 1 धन प्लस है, इसका मतलब 1 ने इसने 1 दिया है, इसमें -1 है, इसका मतलब इसने 1 लिया है, कैल्शियम में +2 है, इसका मतलब इसने 2 दिए हैं, एल्यूमिनियम +3 है, इसने मतलब 3 दिए हैं, ब्रोमीन में 1 माइनस का मतलब 1 लिया है। फिर भी यहाँ एक व्याख्यान उसमें नीचे दिया गया है कि पोटेशियम और क्लोरीन, एल्यूमिनियम एंड ब्रोमीन, इनके परमाणु क्रमांक इन्होंने पहले दिए हैं 19, 17, 13 और 35। वैसे आधार पर हम देखा जाए तो हम यहीं से व्याख्यान, लेकिन हमें हल करना है। हल के अनुसार हम देखते हैं कि कोई भी प्रश्न का जब तक हम पूरी तरह से उसको पढ़ना लें, समझना लें क्या पूछ रहा है, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि जो कैल्शियम धनायन है उसका परमाणु क्रमांक नॉर्मल स्थिति में हम पहले देखेंगे। पोटेशियम जो है लिखा हुआ है 19 है। उसके बाद देखा है आपने कि क्लोरीन है जिसका परमाणु क्रमांक 17 है। तीसरा यहाँ देख रहे हैं एल्यूमिनियम जिसका परमाणु क्रमांक 13 है। चौथा यहाँ ब्रोमीन दिया है जिसका परमाणु क्रमांक 35 है। अब इसी आधार पे हम जब देखते हैं, और देखना हमें क्या है कि हम उसको उसके आयन बना के समझें कि यहाँ K धनायन कब होगा, यानी इसी स्थिति में इसने पहले दिखाया है यहाँ कि K धनायन है
उसके बाद इसमें दिखाया है कि क्लोरीन एक ऋणायन है, इसकी स्थिति में दिखाया है यहाँ उसमें कि एल्यूमिनियम 3, और लास्ट में ब्रोमीन माइनस है। लेकिन एक कैल्शियम भी इसमें दिखाया जो कि नीचे नहीं है, मैं फिर भी बता देता हूँ कि कैल्शियम जो +2 है, इसका वैसे नॉर्मल अवस्था में या उदासीन अवस्था में कैल्शियम का होता है 20, यानी कि कैल्शियम क्या होता है 20 परमाणु क्रमांक होता है, और इससे जो बन रहा है Ca+2 है। अब इसका हमें जो दिया है परमाणु क्रमांक हम देखते हैं, और परमाणु क्रमांक के आधार पर हम जब हल करेंगे तो इन्होंने कहा कि इनकी जो संख्या है उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास कीजिए। फिर मैंने वही बताया आपको कि जिस भी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है वो धनायन हो जाता है। तो नॉर्मल अवस्था में हम देख रहे हैं कि कैल्शियम का 20 है, अब इसने 2 त्याग दिए, इसका मतलब जो Ca का कैल्शियम का धनायन तब होगा कि यहाँ में 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके होंगे, यानी 20 के कितने रह गए 18। कैल्शियम की बात करूँ मैं तो नॉर्मल अवस्था में यहाँ कितना है 19 है, और यहाँ जब ये धनायन हो रहा है इसका मतलब कि यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है। उस स्थिति में कह सकते हैं कि जो पोटेशियम उदासीन है यह धनायन है, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन 18 हो गया, यानी 1 निकल गया। तीसरी स्थिति को आप देखते हैं कि यहाँ माइनस हुआ है। माइनस का मतलब क्या है कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आया, यानी पहले ये 17 थे, इसमें 1 की वृद्धि हो गई। माइनस का मतलब समझ लीजिए वृद्धि होना, प्लस का मतलब है निकल जाना, बस यही इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो क्लोरीन की मैं बात करता हूँ तो यहाँ 17 थे, इसमें 1 और आ गया, तो Cl- का मतलब है कि 17 की बजाय 18, 1 और वृद्धि हो गई। अब यहाँ तीसरे पे आप ध्यान देंगे एल्यूमिनियम पे, जो नॉर्मल अवस्था में उदासीन अवस्था में 13 है, जैसे ही इसमें +3 होता है इसका मतलब सीधा सीधा आप यहाँ समझिए कि एल्यूमिनियम पे +3 कब आएगा, यानी उसने 3 निकालेंगे तो यहाँ 13 थे, इसका मतलब क्या रह जाएगा यहाँ 10 रह गए। तीसरा यहाँ माइनस है ब्रोमीन में, तो ब्रोमीन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ 35 है, और जब इसमें 1 और माइनस आ गया इसका मतलब इसमें एक वृद्धि हो गई, तो जो हमारा इसमें ब्रोमीन -1 है, इसका मतलब यह 35 की जगह 1 की वजह 36 हो गया। अब इन्हीं का इलेक्ट्रॉन विन्यास पूछ रहा है, इन्हीं का इलेक्ट्रॉन विन्यास पूछा है कि इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करिए, इसका करिए, इसका करिए, इसका करिए और इसका करिए। अब इसको मैं पूरी तरीके से बताऊंगा कि जब हम करते हैं उस आधार पर तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि कौन सा किस तरह से वितरित करते हैं। कक्षाएं कितनी हैं, कक्षाएं हैं कितनी, हमें पता है कि अनंत कक्षाएं हैं, और अनंत कक्षाओं के आधार पर ही हम आगे इसको पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ ध्यान से समझना कि मैं थोड़ा सा इसका साइज़ कम कर लेता हूँ, थोड़ा बढ़ गया, कोई नहीं, ओके। यहाँ अगर हम करते हैं तो K कक्षा, L और M और N, बाकी आबो नियम के अनुसार मैं बता चुका हूँ। हम नॉर्मली बात करेंगे कि पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 8। रीज़न क्योंकि टोटल 18 है, चौथी अभी खाली है भरने के लिए। तो आभाव के नियम के अनुसार हम इसको पहले तरीके से भर लेंगे, या बोरबरी के नियम से वो ये सिंपल भी है, और N+L थ्योरी के अनुसार अलग है। अब इसका भी हम अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो इस टोटल 18, इसका मतलब इसका भी 2, 8 और 8 होगा। क्लोरीन का हम करते हैं तो इसका भी 2, 8 और 8 होगा। एल्यूमिनियम का हम करते हैं तो 10 है, 2 और 8 ही रहेगा। ब्रोमीन का हम करते हैं 2, 8, 18, कितने हो गए 28 और 8, 36, यानी ये स्थायी परमाणु की संरचना को स्टेबल कर चुके हैं। ये आप यहाँ इन इलेक्ट्रॉनों के आधार पर जो दिए हैं, क्योंकि किसी में से गया और किसी में से आया, लेकिन हमें केवल आपों की संरचना के अनुसार ये हमारा एक स्थायित्व प्राप्त करते हैं। यहाँ केवल और ये ब्रोमीन में पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 8। हम 8, 2, 10 और 10, 18, 28 और 8, 36 हो जाते हैं। इसमें हम करते हैं पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, इसमें हम करते हैं तो 2, 8, 8, इसमें हम करते हैं तो 2, 8, 8, इसमें हम करते हैं 2, 8, 8, यानी ये अंतिम कोष में 8 हो जाता है। तो ये आयन एक स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए दूसरे से लेना देने की स्थिति के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे उस अणु का प्राप्त संरचना जो होगी वो एक स्थायित्व की तरफ होती है। तो इस आधार पर हम इस प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। नीचे आप ये प्रश्न देख रहे होंगे, बहुत सिंपल है।
इसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि आप इसको कर लेंगे कि Na धनायन तथा Cl ऋणायन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस क्वेश्चन को आप, मैं सभी बच्चों से कहूँगा कि ये जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा है इसको लिए मैं एक सिंपल रूप में आपको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये 9th 8th लेवल के बच्चों का है। इसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, फिर भी आपको स्वयं हल करेंगे इसको। और मैं इसमें ये लिख भी रहा हूँ कि स्वयं इसको हल करना है कि इसमें जो आयन है Na धनायन, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, क्लोरीन ऋणायन का जो भी मिलता है इसका विन्यास करेंगे। उससे पहले उदासीन अवस्था में जब ये परमाणु है तो उसमें इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी आप ज्ञात करेंगे। ये मेरी तरफ से आपको है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे में ध्यान आता है कि यदि मैग्नीशियम तथा क्लोरीन के परमाणु क्रमांक 12 और 17 हैं तो बताइए कि निम्नलिखित परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये भी आपके लिए मेरे हिसाब से ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है कि यहाँ आपको परमाणु क्रमांक दिया है कैल्शियम इसका मैग्नीशियम का, और यहाँ क्लोरीन का दिया है, साथ में आपको ये आयन भी दिखाए हैं। तो हमें इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है, तो ये इलेक्ट्रॉन विन्यास भी आप स्वयं करेंगे और जिसमें आपको करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अगला भी प्रश्न मैं एक तरह से आपको बता रहा हूँ। ये तत्व M के परमाणु नाभिक में 8 न्यूट्रॉन हैं, उसका परमाणु भार 14 है। तत्व का क्लोराइड का सूत्र ज्ञात कीजिए। अब सिंपली बात, यहाँ एक ऐसा प्रश्न तुम्हारे सामने रख दिया कि जिसमें परमाणु तो है नहीं, केवल एक मानक माना गया है कि भाई मानक है और मानक के अनुसार केवल हम उसे मान सकते हैं। और मानक के लिए ये आप देख रहे हैं कि इसमें M कोई भी M मान लिया उन्होंने। तत्व के परमाणु नाभिक में 8 न्यूट्रॉन हैं, उसका परमाणु भार 14 है। तत्व का क्लोराइड का सूत्र ज्ञात कीजिए। अब हमें इसे हल करना है। हल के सिंपल तरीका यही है कि पहले तो हमें उसको ज्ञात करना है कि नाभिक में परमाणु क्रमांक क्या होगा। यहाँ कोई भी नाभिक हम मान लेते हैं कि ये एक परमाणु M है तो उसका परमाणु भार 14 है, और यहाँ उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या N बराबर उसने 8 रखी है। Z है हमें ज्ञात करना है, क्योंकि इसने कहा है कि परमाणु में उसका क्लोराइड का सूत्र भी ज्ञात है। पहले तत्व का परमाणु क्रमांक हम ज्ञात करेंगे। जब क्रमांक ज्ञात हो जाएगा तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन भी हमें ज्ञात हो जाएंगे, प्रोटॉन भी हमें ज्ञात हो जाएंगे और परमाणु क्रमांक भी हमें ज्ञात हो जाएगा। तो हमने एक पहले सिंपल एक सूत्र बताया था कि परमाणु का भार बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। यहाँ आपको न्यूट्रॉनों की संख्या दे दी है और भार दिया है A बराबर दिया है 14। अब यहाँ हमें क्या निकालना है, प्रोटॉन बराबर A माइनस N हो गया, यानी न्यूट्रॉन। प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात होगी, 14 में से हम 8 घटा देंगे तो यहाँ हमें प्रोटॉन बराबर कितने आ जाएंगे, 14 में से 8 गए तो 6। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमें 14 ज्ञात में से परमाणु भार में से 8 घटा देते हैं तो हमें ये तीनों चीज़ प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ P भी है जो क्रमांक के बराबर है और P का मतलब प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि Z बराबर P बराबर 6। अब इसको हमें नोट कर लिया कि Z बराबर P, तो यानी कि E बराबर P बराबर Z बराबर 6 आ गया। ये हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास हमें करना है। तो हमें पता होगी कि जो परमाणु है M धातु है जो भी है इसका यह है 6। अब 6 वैसे नियम के अनुसार हम है, हे, ली, बे, के, ने, ऑफ है। अब हमें हाइड्रोजन का पहला, हीलियम का दूसरा, लिथियम का तीसरा, बेरिलियम की ली, बे, समझ लेना, बे, के मतलब है कार्बन। समझ लीजिए कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, यानी जो M धातु है कार्बन है जिसे हम 6 कहते हैं। यदि इसकी हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करें तो K कक्षा में 2, दूसरी L में कितने हो गए 4। अब ये परमाणु स्थायित्व के लिए इसके पास त्यागने के लिए भी है और लेने के लिए भी, दोनों स्थिति में है। ये 4 ले भी सकता है और 4 ले भी सकता है। कार्बन डेटिंग ऐसा एक परमाणु है जो हमेशा स्थिति में त्यागेगा। यहाँ ध्यान से समझ लेना कि जो ये M धातु है ये +4 है। अब इसका मतलब क्या है कि ये त्यागने की स्थिति में रहेगा, ले भी सकता है लेकिन एक क्रिटिकल स्थिति में, वो बड़ी क्लासों में समझ में आएगा। अब यहाँ इसे क्लोरीन के साथ, जो कि हमें पता है कि क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो 17 है। यदि ये 1 मिल जाता है इसका, क्योंकि 2, 8, 7 है,
तो ये एक की स्थिति में रहेगा, यानी एक स्थिति को पूरा करने के लिए इस तरह की स्थिति में होना चाहता है ये समझिए। अब यहाँ हम जब परमाणु क्रमांक की सूत्र की हमें करना है, इसने कहा कि क्लोराइड का सूत्र बताइए, तो M धातु जिस पे 4 है प्लस क्लोरीन के साथ जिस पे 1 है। सैद्धांतिक रूप से क्या होता है ये समझ लेना कि वैसे नॉर्मली बताते हैं कि इसकी धातु को इसके चरणों में और इसकी धन को इसके चरणों में रख देते हैं कि यदि हमारा ये 1 है, क्या है हमारा ये 1 है, माइनस को हम 1 ही लिखते हैं 1 है, तो ये तो यहाँ, यानी कि अगर हम इसको आगे बढ़ें तो हमें तरीके का मतलब है कि 1 यहाँ लिखते हैं और Cl पे हम रख देते हैं इसके ये वाले 4 यहाँ, तो ये जो बनेगी बनेगा MCl4। वैसे नियम से अनुसार देखा जाए तो हमें पता है कि 1 धन है, यानी कि 4 धन है। अब इसे हमने 1 Cl से किया, इसका मतलब क्या है, दूसरी Cl भी हमें चाहिए, तीसरी भी Cl चाहिए, हम चौथी भी चाहिए, यानी 1 धन से 1 को कवर करेगा तो दूसरे धन के लिए दूसरा Cl चाहिए, तीसरे धन के लिए तीसरा Cl चाहिए, चौथे धन के लिए चौथा Cl चाहिए। हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हमें अकेले M4 से 4 Cl माइनस के लेने होंगे, ये जिससे एक 4 धन अकेले 1 Cl को पकड़ेगा तो दूसरा धन दूसरे Cl को पकड़ेगा, तीसरा धन तीसरे Cl को, चौथा धन अकेला M 4 माइनस Cl से पड़े, इसलिए हम कह सकते हैं कि MCl4। M अकेला है और Cl4 है, तो इसे हम कह सकते हैं ये हमारा इसका क्लोराइड का सूत्र हो गया। धातु क्लोराइड बोल सकते हैं। अगर ये होता कार्बन तो ये कार्बन CCl4 होता, जिसे हम कह सकते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड या कार्बन क्लोराइड। तो इस सूत्र से आपको ये समझ में आएगा कि हम जो भी परमाणु क्रमांक लेते हैं वह इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके वितरण को इलेक्ट्रॉन विन्यास कहते हैं। अंतिम कोर्स में परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करके या आदान प्रदान से ग्रहण करके या त्याग करके एक स्थायी अणु की संरचना करता है। परमाणु ने अणु की संरचना, परमाणु तो कभी रह ही नहीं सकता, कैसे, बिल्कुल अकेला, उसे किसी न किसी अणु के साथ रहेगा या सेम के परमाणु के साथ वो अपनी क्रियाशील रहेगा और एक अणु की संरचना करेगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मैंगनीज धातु के साथ क्लोराइड की जो संरचना होगी वो MCl4 होगी, क्योंकि यहाँ Cl एक ऋणावेश है और जो धातु है वो 4 धनावेश है। तो अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यहाँ आपने दिया है कि निम्नलिखित परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए। तो ये भी मैं आपको हल करने के लिए दे रहा हूँ कि ये अभी सभी बच्चों को हल करना है, बहुत सिंपल है। किसके आधार पर, आप N+L थ्योरी में करिए या बोरबरी के नियम के अनुसार 2n² के आधार पर करिए, जिसे हम कह सकते हैं KL, M और N में। ओके, और साथ में ही इन तत्वों के जो परमाणु क्रमांक यहाँ लिखे हुए हैं इनके आपको नामांकन भी करना है, नाम भी लिखना है अकॉर्डिंग ऑफ परमाणु क्रमांक के अनुसार। ठीक, तो ये मैं आपको दिया। नेक्स्ट, ये एक हाइड्रोजन प्रश्न में जो कि आपने बुक में, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, हाइड्रोजन दूसरे है उसका परमाणु भार 2 है, तीसरा हाइड्रोजन का परमाणु 3 है। तो ये समस्थानिक का मतलब ही होता है कि जिनके परमाणु क्रमांक या जिन्हें हम Z कहते हैं वो अगर समान होंगे तो वो समस्थानिक हो जाते हैं। समान होने पर परमाणु क्रमांक समान होने पर क्या कहलाते हैं, समस्थानिक परमाणु कहलाते हैं, समस्थानिक परमाणु कहलाते हैं। ये परमाणु होते हैं। अब इनकी संरचना बनाने के लिए बोला है, परमाणु संरचना। अगर हम किसी भी परमाणु को ऐसे बनाएं तो पहली कक्षा में क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये उसका नाभिक हो गया N+P। दूसरी कक्षा हम करेंगे, यानी ये जो होगा 1H1 हीलियम, हाइड्रोजन ही है, लेकिन दूसरे में क्या है इसका 1H2, सिर्फ भार में अंतर हुआ है, नाविक प्रोटॉन में होगा। हाँ, इनके न्यूट्रॉन चेंज हो जाएंगे, यहाँ इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, तीसरा N में भी N+P है और उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही क्रमांक है जिसे हम यहाँ Z कहते हैं।
अब ये समझने की बात है, अगर इसमें हम न्यूट्रॉन देखें तो n बराबर इसका एक भार है, 1 - 1 बराबर न्यूट्रॉन के बराबर 0 हो गया है। यहाँ हम बात करते हैं n बराबर 2 - 1, n बराबर यहाँ 1 हो गया। अब यहाँ n बराबर हम देखते हैं, क्योंकि इसमें 1H3 है तो यहाँ 3 - 1, n बराबर यहाँ 2 हो गया। अब ये सोचने की बात है कि ये तीनों क्या है, समस्थानिक है। समस्थानिक किसकी वजह से, सिर्फ परमाणु क्रमांक इनका 1-1 है, इसलिए हम इसे Z भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक भी कहेंगे, हम इसे समस्थानिक भी कहेंगे। लेकिन ये हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है। जब आप भाषाएं करेंगे भार के अकॉर्डिंग इनके नाम भी चुन जाते हैं। ये ओनली हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। ये ड्यूटेरियम हो गया क्योंकि थोड़ा भारी हो जाता है ड्यूटेरियम। और ये ट्राइटियम, ट्राई माने 3, ट्राइटियम हो गया, है हाइड्रोजन ही। भार के अकॉर्डिंग इनका नामांकन होता है। अब यहाँ देखें कि सिर्फ हाइड्रोजन जिसका सिंगल भार होता है, एक भार होता है, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 है। दूसरा जो ड्यूटेरियम है उसके भार में से अगर हम इसका क्रमांक घटाते हैं या प्रोटॉन घटाते हैं या इलेक्ट्रॉन घटाते हैं, वही हमारा न्यूट्रॉन व्यक्त करता है भार में से। तो 2 में से 1 गया तो 1 आया, इसका न्यूट्रॉन 1 है। इसमें हम बात करते हैं तो इसका भार 3 है, 3 में से 1 गया तो यह 2 न्यूट्रॉन है इसमें। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के समस्थानिक में अलग अलग न्यूट्रॉन की संख्या है, जो कि हाइड्रोजन 1 है उसमें 0 होगा, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन 1 होगा और ट्राइटियम में हाइड्रोजन न्यूट्रॉन 2 होंगे। नेक्स्ट लास्ट जो क्वेश्चन है मेरे इसके बाद एक और है, किसी अधातु का मतलब ही क्या होता है, धातु धनात्मक होंगी, ऋणात्मक अधातु होंगी, और जो दोनों का संयोजन करती हैं उपधातु कहलाती हैं। तो ये अधातु, इसका मतलब है कि जो भी धातु है वो ऋणात्मक है, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। अधातु द्रव्यमान 35 है। अधातु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि कोई भी अधातु है, अधातु मान लीजिए X, जिसने ये कहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या इसने 18 रखी है। इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, 35, जिसे हम A कहेंगे, A बराबर 35 है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसने कहा है कि इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या, हमें पता है कि A बराबर N + P है, और हमें न्यूट्रॉन निकालना तो N बराबर A - P हो जाएगा। E बराबर P बराबर Z होता है। अब सिंपल सी बात समझना कि यहाँ आयन रख दिया जिसमें इलेक्ट्रॉन 18 है। इसका मतलब क्या होगा कि जो 18 हैं वो यहाँ है। जब इसका हम इलेक्ट्रॉन विन्यास किया, द्रव्यमान इसने 35 दे दिया, लेकिन सिर्फ नाभिक की न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। तो E बराबर P बराबर Z, और P बराबर क्या होगा, ये 18 होगा। इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जब 18 हैं तो हम इसके सवाल को बहुत आसानी से हल कर लेंगे कि n बराबर 35 - 18, n बराबर, अब यहाँ समझ लीजिए कि 15 में से 8 गए तो 7, और 2 बचा, 2 में से गया तो 1, यानी यह न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, 17, अकॉर्डिंग ऑफ क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न में दिया है परमाणु संख्या 24 वाले तत्व की संयुक्ता क्या होगी। दूसरा प्रश्न है किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान 37 है तो उसमें 20 न्यूट्रॉन है, आवर्षण तत्व की स्थिति क्या होती है। तो एक तो ये है कि ये वाला पहला क्वेश्चन तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, तत्वों की संयोजकता, इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे। और दूसरे को मैं भी आपको सिंपल बताता हूँ, यानी हम हल करते हैं कै को। तो परमाणु संख्या 24, मान लीजिए कोई परमाणु A है, उसकी क्रमांक संख्या कितनी है, 24 है। इसकी संयुक्ता ज्ञात करनी है। मैंने बताया कि पहले KLM में तोड़ लीजिए, 2 8, उसके बाद हम अगर 18 जाते 18 हो जाएंगे तो कितना रह गया, 14। अब 2 8 10 और 14, लेकिन इस नियम के अनुसार ये पूरा गलत होता है। हम क्या करेंगे कि पहले हम करते हैं कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हम गिन लेते हैं। 2 और 4 6 10, 10 2 12, 6 18। उसके बाद 3p6 4s2, अब कितना हो गया, 10 10 20। अब उसके बाद क्या आएगा, 4s2 के बाद ये आएगा 3d4। बस यही समझिए कि हम जब इस सिद्धांत को भरते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, उसके बाद 3d4 आएगा। अब कहने 2 और 2 4,
6 10, 2 12, 6 18, 18 2 20 और 4 24। अब हम इसको सिंपली तरीके से लिखते हैं कि पहली कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में कितने हैं 6 और 2 8 हैं, तीसरी कितनी, तीसरी 2 और 6 8 और 4, फिर से समझना 6 2 8 और 4 12, लास्ट में 2 हैं। तो हम इसे जब बाऊ के नियम के अनुसार इसे तोड़ करते हैं या बोरबरी के नियम से करते हैं तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 6 2 8, तीसरी में 6 2 8 और 4 12, उसके बाद लास्ट में 2 पहुंच जाते हैं। अब इसने कहा कि संयोजकता, मैंने कहा कि अंतिम कोष में 8 करने के लिए वो इलेक्ट्रॉनों का संयोजन ही उसकी संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ आपके जो संख्या है, यहाँ हम संयोजन में, ये ध्यान से समझिए, इसको कंप्लीट करने के लिए अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों का एक पूरी तरह से आबव नियम से हम संयोजन इलेक्ट्रॉनों पे ध्यान देंगे तो हम कह सकते हैं कि इसके में संयोजकों या तो 18 होने के लिए 4 का संयोजन करेगा या ये त्यागेगा, ग्रहण करेगा। तो इसकी संयोजकता भी हम अंतिम इलेक्ट्रॉन के आधार पर करेंगे, क्योंकि या तो ये पूरा 18 भरा हो तब 8 हो। तो यहाँ अभी कितना है, 12 इलेक्ट्रॉन हैं, जो कि कक्षा 3 में 12 हैं और चौथी में 2 पहुँच गए। इनका संयोजन ही हमें कॉम्प्लीमेंट होता है, जो अगली कक्षा में बताएंगे। तो संयोजकता हम कह सकते हैं कि यहाँ 6। ठीक, अगला क्वेश्चन जो कि ख है, उस आधार पर हम देखते हैं किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 37 है, 20 न्यूट्रॉन है, यानी ए बराबर तो दिया है इसमें 37 और न्यूट्रॉन बराबर दिए हैं इसके अंदर 20। अब हम इसका, हमें पता है कि ए बराबर पी प्लस एन, हमें ज्ञात क्या करना है, प्रोटॉन ए माइनस एन, पी बराबर कितना हो गया 37 माइनस 20, जब पी बराबर आया तो कितना आया 17। अब 17 क्या हमें बताया कि ई बराबर पी बराबर जेड, तो पी कितना आ गया, इसका मतलब कह सकते हैं कि ई बराबर भी उतना ही है, जेड बराबर उतना, जो कि 17 है, जो यहाँ आ गया पी। अब इसका हम स्थिति देखना चाहेंगे किस आधार पर, मैंने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब ध्यान से के लिए 2 और 2 4, 4 6 10, 2 12, 12 और 5 17। अब इसकी स्थिति पूछ रहा है, तो इस आधार पर समझना तुम कि हमारी जो मैक्सिमम संख्या है आवर्त की वो कितनी होगी, 3 है बड़ी से बड़ी n। उसके बाद लास्ट जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो p में जाता है, 5वां है, इसका वर्ग भी निकल आया, ब्लॉक भी आ गया। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि यहाँ आवर्त कितना है, तो आवर्त संख्या कितनी हो गई, यानी जब हम देखेंगे आवर्त सारणी में तो तीसरे आवर्त में होगा। इसकी वर्ग संख्या हम बात करते हैं तो वर्ग संख्या क्या हो गई, 5 है, पंचम है। ठीक, लेकिन कौन सा है, पी ही की स्थिति बता रही है कि 5a है, यानी ए ग्रुप में है 5वां, जो ब्लॉक कितना हो गया, यानी कि हो गया जिसे हम कहेंगे पी ब्लॉक में है, पी ब्लॉक तत्व है। तो ये आवर्त सारणी की स्थिति हम व्यक्त कर सकते हैं, जो कि पी ब्लॉक ही 5a है। इस आधार पर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास करके और उसकी स्थिति आवर्त सारणी में हम बता सकते हैं, जो कि हमारा आंसर है। ओके, तो यहाँ इसने स्थिति पूछी तत्व की, हमने यहाँ व्यक्त कर दी। अगला प्रश्न पे हम देखते हैं जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि अब कॉम्प्लीमेंट परमाणु की प्रारंभिक संरचना संगठन को हम देखते हैं। सीबीएसई की कुछ मैं वीडियोस बताऊंगा, लेकिन मैं सिलेबस, क्योंकि मैं तो अपने रूप में बना आधुनिक परमाणु संरचना मेरे नेक्स्ट टाइम में आपको मैं बताने वाला हूं। ये सारी चीज़ें हैं, अभी आपको प्रारंभिक बताया था, कॉम्प्लीमेंट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मॉडर्न। अगला जो आपका है वो समझिए, वो नेक्स्ट जो है आपका एटॉमिक या परमाणु संरचना, परमाणु संरचना मॉडर्न या आधुनिक कह सकते हैं। ठीक, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में
अब आपको कॉम्प्लीमेंट के बारे में चलता रहेगा, आधुनिक मॉडर्न। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएंगी। पहले आपका मैं धीरे धीरे बेस ऑफ केमिस्ट्री फंडामेंटल, जब तक ये फंडामेंटल नहीं आएगा उसके लिए मेरे कुछ सूत्र हैं जो मैंने आपको रटवाए थे, वो ज़रूरी है। आप धीरे धीरे आपको मैं एक सैद्धांतिक रूप में आपको पढ़ाता चला जाऊंगा। तो थैंक यू बच्चों, मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आप इन बेसिक फंडामेंटल्स को अपने साथियों, अपने दोस्तों, अपने भाइयों कक्षा 9 से लेकर के इंटरमीडिएट तक या ग्रेजुएशन में आगे भी, जब तक आपका ज़मीन कहते हैं या मजबूत आपकी नींव नहीं है, फंडामेंटल मजबूत नहीं है, ये शुरुआती दौर है और इसी में आपको बहुत सारा कुछ सीखना है। तो आप मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। अब मैं आपको आगे परमाणु संरचना का जो मॉडर्न है, आधुनिक है, उसमें हाइजेंसबर्ग के बारे में, इलेक्ट्रॉन की द्वितीय नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको नई वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। तो थैंक यू बच्चों।